प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर। भारतीय इतिहास का मध्यकाल सामान्यतया 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत की स्थापना से माना जाता है तथा इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण करने के साथ ही 1206 ईस्वी से भारतीय इतिहास का मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर और औरंगजेब की मृत्यु तक अर्थात 1707 ईस्वी तक भारतीय इतिहास के मध्यकाल की समाप्ति मानी जाती है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल की ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विशेषता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में मिलते हैं। तो इस तरह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन हम दो भागों के अंतर्गत करेंगे। सर्वप्रथम हम सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिनमें प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद को अल-बरूनी द्वारा लिखा गया है और यह ग्रंथ सल्तनत काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है। इससे पूर्व थोड़ा मैं चर्चनामा और ताज-उल-मासिर पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। चर्चनामा भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी देता है। चर्चनामा को शुद्ध रूप से फतहनामा कहा जाता है, किंतु चर्चवंश से संबंधित होने के कारण इसे चर्चनामा भी कहा जाता है। चर्चनामा में भारत पर अरबों के प्रारंभिक आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया और सिंध से उनका व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। अब हम चर्चा करते हैं तहकीक-ए-हिंद पर। तहकीक-ए-हिंद जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसकी रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। अल-बरूनी अपने समय का एक महत्वपूर्ण विद्वान था, जिसने कई भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों और योग भाष्य पर भी उसने लिखा है। अल-बरूनी का जो तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ है, इसके बारे में भारत के विभिन्न स्थानों जैसे गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र आदि के बारे में तो जानकारी प्राप्त होती ही है। साथ ही अल-बरूनी ने भारतीय धर्म, संस्कृति, भारत के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था, धन संपदा, यहाँ की जनजीवन,
दर्शन, ज्योतिष शास्त्र आदि पर भी प्रकाश डाला है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ताज उल मासिर। इसकी रचना सदरुद्दीन मोहम्मद निजामी द्वारा की गई है। निजामी खुरासान में स्थित निसापुर का निवासी था तथा मंगोलों के आक्रमण के भय से भागकर जब वह भारत आया तो उसे दिल्ली सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त हुआ। निजामी ने 1191 ईस्वी से 1217 ईस्वी तक के मध्य की ऐतिहासिक घटनाओं का अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। निजामी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं का, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश के समय की घटनाओं का, भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय सामाजिक स्थिति, भारतीय शहरों, उत्सवों और भारतीय जनजीवन का विवरण अपने ग्रंथ में दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तबकात ए नासिरी। यह सल्तनतकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना मिनहाज उस सिराज द्वारा की गई। मिनहाज उस सिराज ने इस ग्रंथ को फारसी में लिखा तथा इसे सिराज ने निजामुद्दीन नासिरुद्दीन मिनहाज उस सिराज द्वारा इस ग्रंथ को तत्कालीन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया। इसलिए इस ग्रंथ का नाम उसने तबकात ए नासिरी दिया। इस ग्रंथ में सिराज द्वारा दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, जिसे अब इतिहासकार ममलूक वंश कहते हैं, ममलूक वंश के सुल्तानों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। साथ ही इस ग्रंथ में इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन प्रबंध, ईरान के शासकों के बारे में, भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में, गजनी और गोरी आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। सिराज ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में रजिया, इल्तुतमिश आदि पर भी पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला है और अपनी इस रचना को बलबन के इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। अगला जो महत्वपूर्ण इतिहासकार है वह इतिहासकार है अमीर खुसरो। यद्यपि अमीर खुसरो को इतिहासकार के रूप में उतनी प्रसिद्धि या उतनी मान्यता नहीं है जितनी एक साहित्यकार के रूप में, परंतु फिर भी अमीर खुसरो के अनेक ग्रंथ दिल्ली सल्तनत के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य हैं किरान उस सादीन, मिफ्ता उल फुतूह, नूह से पिहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि। इन ग्रंथों में तत्कालीन दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के बारे में, उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और अपने ग्रंथों में अमीर खुसरो ने इन सुल्तानों से संबंधित
महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। इनमें जैसे किरान उस्सादिन में सुल्तान कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां की भेंट का वर्णन किया गया है। इसी तरह मिफ्ता उल फुतूह में मलिक छज्जू के विद्रोह और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वर्णन मिलता है। नूह सिपिहर में सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों का विवरण है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसी तरह अन्य ग्रंथों से भी विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही। इस ग्रंथ को जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है फतूहात ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी के दोनों ग्रंथ इतिहास के जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, परंतु तारीख ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। यद्यपि इस ग्रंथ में जियाउद्दीन बर्नी का कट्टरपंथी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है, परंतु जियाउद्दीन बर्नी द्वारा इस ग्रंथ की रचना फिरोज शाह के शासनकाल में की गई, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। फतूहात ए फिरोज शाही, इस ग्रंथ को बर्नी ने फिरोज शाह की आज्ञाओं के नाम से उसके बारे में लिखा है, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि इस ग्रंथ के जरिए जियाउद्दीन बर्नी ने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी यह ग्रंथ तत्कालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही के समान ही एक अन्य इतिहासकार शम्स ए सिराज, जिन्हें हम अफीफ के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी तारीख ए फिरोज शाही नाम से अपना ग्रंथ लिखा है। शम्स ए सिराज अफीफ का कहना है कि उनके द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही का पूरक ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि जियाउद्दीन बर्नी अपने ग्रंथ को एक विस्तृत रूप में तैयार करना चाहते थे, परंतु बर्नी अपनी योजना के अनुसार इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सके। बर्नी केवल 11 अध्याय लिख करके ही उन्होंने अपने ग्रंथ को समाप्त कर दिया, जबकि उनका उद्देश्य इसे 101 अध्यायों में लिखने का था। इसीलिए कालांतर में शम्स ए सिराज अफीफ ने इसीलिए तारीख ए फिरोज शाही के नाम से ही अपना ग्रंथ लिखने का प्रयास किया, और अफीफ का कहना ये था कि जिस ग्रंथ को जियाउद्दीन बर्नी पूरा करना चाहते थे और वो उसे पूरा नहीं कर सके, उस ग्रंथ को पूरा करके अफीफ
वर्णी के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहती थी। इसीलिए अफीफ अपने द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही को जियाउद्दीन वर्णी के तारीख ए फिरोज शाही का पूरक ग्रंथ मानते हैं। अफीफ ने अपने इस ग्रंथ में सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है और विस्तृत रूप से उन घटनाओं का वर्णन किया है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है फुतूह उस सलातीन। यह ग्रंथ अब्दुल्ला मलिक ईसामी द्वारा लिखा गया। ईसामी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था तथा अपने ग्रंथ में ईसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी परिवर्तित करने की घटना का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा ईसामी के ग्रंथ में तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। क्योंकि यह ग्रंथ ईसामी ने बहमन शाह के संरक्षण में रहते हुए लिखा था, इसलिए इसमें तत्कालीन अन्य राजनीतिक घटनाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद आता है अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ रेहल्ला। इस ग्रंथ को अफ्रीका के एक यात्री इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था और वह 14 वर्ष भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में वह सुल्तान का राजदूत बनकर चीन भी गया। वहाँ से फिर वो बाद में अपने गृह देश मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में रहा और वहीं उसने अपनी विदेश यात्रा का विवरण लिखा जो रेहल्ला नाम से प्रसिद्ध हुआ। रेहल्ला में इब्न बतूता ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया है। इब्न बतूता ने तत्कालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न नीतियों का भी वर्णन किया है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन करना, उसके दुष्परिणाम, उसकी अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं आदि का भी इब्न बतूता ने वर्णन किया है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है मालफूजात ए तिमूरी। यह ग्रंथ तैमूर की आत्मकथा है। स्वयं तैमूर ने इसे लिखा है तथा तैमूर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा। बाद में अबू तालिब हुसैनी ने इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया और मुगल बादशाह शाहजहां को इसे भेंट स्वरूप प्रदान किया। मालफूजात ए तिमूरी में तैमूर के आक्रमण से संबंधित और तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तैमूर से संबंधित ही अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जफरनामा। यह एक प्रकार से तैमूर की जीवनी है और इसे सारफुद्दीन अली याजिद द्वारा लिखा गया है। इस तरह हमें सल्तनत काल के इतिहास की महत्वपूर्ण ग्रंथों से, विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त
होती है। इसके अलावा सल्तनतकालीन इतिहास के अन्य स्रोतों के रूप में तारीख-ए-मुबारक शाही, जो कि मुबारक शाह के शासनकाल में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा यह ग्रंथ मुबारक शाह सैयद को समर्पित किया गया और इस ग्रंथ में सैयद वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। वाक़िया-ए-मुस्ताकी, इस ग्रंथ की रचना शेख रिजाक उल्लाह द्वारा की गई। इस ग्रंथ में लोदी वंश के साथ साथ शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अहमद यादगार एक अन्य इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने तारीख-ए-सलातीन ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में उन्होंने अफगान शासकों अर्थात लोदी और सूर्यवंश के शासकों की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। इसके बाद हम अब चर्चा करते हैं मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों पर। मुगल काल का आरंभ भारत में बाबर के आक्रमण से माना जाता है और बाबर द्वारा स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी गई है, जिसे हम बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। अर्थात तुजुक-ए-बाबरी को ही हम बाबरनामा के रूप में जानते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी तथा बाद में उसका अनुवाद फारसी व अन्य यूरोपियन भाषाओं में किया गया। तुजुक-ए-बाबरी में सल्तनत काल के साथ साथ मुगल काल की स्थापना की जानकारी भी प्राप्त होती है। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे।